एवरीवन, मेरा हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ की एक यूनिट है जिसका नाम है कहानियाँ। और इसी कहानी में एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। इस कहानी के जो लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी नेट जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम कहानी शुरू कर रहे हैं, पर कहानी शुरू करने से पहले हम इस कहानी के बारे में कुछ फैक्ट जो क्वेश्चन पुराने एग्ज़ामों में आ चुके हैं, जैसे कि नेट जेआरएफ हो गए और अदर एग्ज़ाम में भी, पहले हम उनको देख लेंगे ताकि वो क्वेश्चन आए तो हम कर सकें। ठीक है, एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी लेखिका का क्या नाम है। ये क्वेश्चन है ना, ये जो राजेंद्र बाला घोष, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है नेट जेआरएफ में। और ये इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1904 ईस्वी में। और कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका है वो उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी वो थे, संपादित करते थे, जिन्होंने हिंदी को शुद्धता में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। और ये क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आ चुका है कि ये कहानी है वो किस वर्ष प्रकाशित हुई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, और दोबारा से भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसका ध्यान रखें। मूल रूप से ये जो कहानी है ये पत्र के रूप में लिखी गई थी। किसके रूप में? पत्र के रूप में, जिसके बहाने प्राचीन भारत की लाचार राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर करारा प्रहार किया गया। यानी जो उस समय की जो परिस्थिति थी राजनीतिक, उस पर व्यंग्य किया गया है। ये कहानी उसी के बारे में लिखी गई है। पूरी तरह रचना पत्रात्मकता और तीखी व्यंग्यात्मकता शैली में लिखी गई है। मतलब कि इस पूरी कहानी को पढ़ते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी पर कटाक्ष किया गया, व्यंग्य किया गया, तो इसी रूप में ये कहानी लिखी गई है। और ये पत्रात्मक यानी पत्र लिखा गया। किसको लिखा गया? चंद्रदेव को। किसने लिखा है? राजेंद्र बाला घोष नामक लेखिका ने। ठीक है, तो हम आगे। और इस जो कहानी में जिसकी है जो व्यंग्य जिस पर किया गया वो है लॉर्ड कर्जन वाइसराय। तत्कालीन समय के ब्रिटिश के वाइसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो हमारे भारत के वाइसराय थे। उन्हीं पर ये व्यंग्य करते हुए ये कहानी लिखी गई है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये तो कई बार आता है कई एग्जाम में, कि इस कहानी में कौन से पात्र है। तो इस कहानी में बहुत ही लिमिटेड पात्र है, ओनली 2 पात्र है। जैसे कि एक तो स्वयं लेखिका है और एक चंद्रदेव, जिसमें सिर्फ पत्रात्मक शैली में लेखिका ही बोलती है, चंद्रदेव वापस नहीं बोलते। यानी कि सिर्फ 2 पात्र है, बहुत ही कम पात्र है। इसको आराम से याद भी किया जा सकता है और ये क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं ये कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें। तो कहानी शुरू होती है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों को इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। यानी कि जो यहाँ पर लेखिका है, जो राजेंद्र बाला घोष, वो यहाँ पर चंद्रदेव से कुछ बातें करना चाहती है। वो बोलती है कि आप इतने बड़े हैं, अपने बड़प्पन का ध्यान करते हुए मेरी बातों पर ध्यान देना, अनसुना मत कर देना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या ये बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। यानी यहाँ पर लेखिका बोलती है कि मैंने सुना है कि आप तो चिरकाल से, मतलब बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर रहते हैं, तो इस सृष्टि के साथ ही आपका भी जन्म हुआ होगा। तब तो ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते, अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और एससी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्ति कर कांसी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। तो यहाँ जो है, यहाँ लेखिका बोल रही है कि आप इतने समय से हैं, तो अब तक तो आपकी पेंशन चालू हो जानी चाहिए। ये क्या बात है, आपकी अभी पेंशन भी नहीं चालू हुई। फिर आप यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में होते ना, तो अभी आपकी पेंशन चालू हो जाती। फिर आप यहाँ पर बैठे बैठे परलोक के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपको यहाँ पर नौकरी नहीं करनी पड़ती। ये तो बड़ी भूल हो गई। आगे लेखिका क्या बोलती है, देखते हैं। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा?
यहाँ पर लेखिका बोलती है कि आप तो अमर है, फिर जो अमर है उनको परलोक क्या बनाना, उनको तो इसी लोक में रहना, वो तो अमर है। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती हो, देखो ना चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की क्या बात है। कि यहाँ लेखिका है वो बोलती है कि अगर देवता भी अपने आप में पक्षपात करते हैं, उन्होंने आपको अमर बना दिया वो अमृत देकर, तो फिर अगर अंग्रेज यहाँ पर अपने जाति वालों के साथ कर रहे हैं पक्षपात, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगर देवता भी करते हैं तो अंग्रेज तो इंसान है, वो तो कर ही सकते हैं। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो, एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। यानी यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया कि उस समय के वायसराय कौन है, लॉर्ड कर्जन। और यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ पर भेदभाव की नीति का यहाँ पर विरोध किया गया है, जैसे कि उन्होंने चंद्रदेव के बहाने ये कहा है कि अंग्रेज है वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं। और भी आगे हम देखेंगे कि क्या क्या व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आशा है आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक व्यंग्य किया गया है कि अंग्रेज है वो रंग भेद की नीति अपनाते हैं, यानी कि वो अपनों के साथ पक्षपात करते हैं कि हम तो गोरे हैं तो हम आपसे ऊंचे हुए, और भारतवासी क्योंकि वो काले हैं कृष्णांग के हैं तो फिर वो नीचे हैं। तो आप चंद्रमा, आप तो गोरे हैं, आप तो, क्योंकि चंद्रमा तो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, चमकता रहता है, तो आप तो गोरे हैं, आपके साथ तो वो भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि वो गोरों के साथ भेदभाव नहीं करते। जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उसको गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी कि अगर आपको वो अच्छी नौकरी दे दे तो फिर उनको कोई कुपित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी गोरे हैं और आप भी गोरे हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा है। यानी कि आप में इतने सारे गुण भी है, फिर तो वो आपको अवश्य ही नौकरी पर रख लेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे। यानी यहाँ पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बुराई किए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भाग्य विधाता बनकर आएंगे, ये कहकर ये जो लेखिका वो व्यंग्य करती हुई नजर आती है। तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन के भारतीय अवश्य ही वो भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन है वो कमीशन और मिशन भेजते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर उनकी नीतियों के प्रति लेखिका ने वो व्यंग्य कसा है कि वो उनके जब भी वो कमीशन और मिशन करेंगे तो आपको भी वो नौकरी में रख ही लेंगे। आपके चंद्रलोक में जो रीति नीति सृष्टि आदिकाल में प्रचलित है वे सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। यहाँ पर ये जो लेखिका बोल रही है कि आपके जो चंद्रलोक में वहाँ पर तो जैसे पहले चला आ रहा था वैसे ही चल रहा है, पर यहाँ पर इतना परिवर्तन हुआ है अंग्रेज आने के बाद में कि पहले जो भूतकाल में हो रहा है और वर्तमान में है उनमें बहुत ही ज़्यादा अंतर आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण पर भारत को उतनी दूर से भलीभांति नहीं देख सके होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि आप एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे अवश्य ही रहता है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लेखिका है वो चंद्रदेव को आने के लिए कहती है कि आप इतने दूर है तो आपको इतने दूर थोड़ी दिखेगा, आप तो बूढ़े भी हो गए हैं, आपको तो चश्मा लग जाना चाहिए, इसलिए भारत आपको इतने दूर से दिख नहीं रहा है, इसलिए आप एक दिन आ जाइए छुट्टी लेकर। हाँ, मुझे पता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, पर आप अमावस्या के दिन आपकी छुट्टी रहती है, तब आप भारत भ्रमण के लिए आ सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। वहाँ के कल कारखाने को देखकर आपको ये अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यदि क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघ पर आरोहण होकर आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों खिलौना होकर रह गई है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद
में जा सकते हैं। उस समय यही निरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को भी दिन बना देती है। यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेजों ने जो बिजली होती है ना, उसके कारण यहाँ पर रात को भी दिन बना दिया है, यानी कि रात अब रात जैसी नहीं लगती है। बिजली भी है वो गुलाम हो गई है अंग्रेजों की। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मंडा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। यानी मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो बिजली है, बिजली के कारण ही सारे काम हो रहे हैं। यानी कि आपके वहाँ तो अलग अलग सबको वाहन मिले हुए हैं सब देवताओं को, पर यहाँ तो सारा काम एक बिजली ही कर देती है। इतना विकसित हो गए हम। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली पटका, बस कठिन से कठिन कार्य से संपादित कर लेते। और यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी कि यहाँ पर बेरोजगारी का वर्णन किया गया है कि अब है ना, वो कारखाने वगैरह में सब बिजली का प्रयोग होने लगा है और इस कारण है वो बेरोजगारी बढ़ रही है। युवा है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारा काम है वो बिजली से होने लगा है। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने की किसी की भक्ति में साहस नहीं था, साहस नहीं हो सकता था, आज वही पराये घर के आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वे चूं तक नहीं कर सकती। यानी पहले जो बिजली से कितना लोग डरते थे, लेकिन अब वे उसी का प्रयोग करके नए नए तरीके से अपना काम निकाल रहे हैं। अब वो आश्रित हो गई, यानी कि यहाँ पर वो पराये घर में आश्रित, यानी यहाँ पर भारत के प्रति व्यंग्य किया गया कि भारत भी जिस तरह वो है दूसरों के पराये घर में आश्रित है, उसी प्रकार जैसे बिजली है वैसे उसी प्रकार भारत भी आश्रित हो गया है। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता दासी वृत्ति ही लिखा है। यहाँ पर बिजली को संबोधित करते हुए लेखिका बोलती है कि हरि पदोद्भवा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वे भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। इस मोटे वृक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर तो आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती जो इससे आगे नीरी फीकी सी जाने पड़ती है। यानी कि यहाँ पर जो अमरावती है वो इंद्रदेव की जो राजधानी है उसका नाम है अमरावती। तो अगर आप हमारी कलकत्ता को देखेंगे ना, तो यहाँ आपके इंद्रदेव भी सोचेंगे कि ऐसे तो हमारी अमरावती भी नहीं है। वहाँ का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यानी कि जो ईडन गार्डन है वो कलकत्ता में एक गार्डन है, कि वो है जो देवताओं का जो गार्डन है परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे सकता है, यानी उसको भी हरा सकता है। इतना अच्छा हमारा ईडन गार्डन है जो अंग्रेजों ने बनाया है। वहाँ के विश्वविद्यालय के परिश्रेष्ठ पंडितों को विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सम्मान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। यानी यहाँ पर बताया गया कि विद्या भी अंग्रेज है, वो अपनी विद्या को इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं कि आपके जो वो सरस्वती को भी शर्म आ जाएगी, उनसे भी बढ़कर इतनी विद्या हमारी है जो वो बढ़ गई है, वो अंग्रेज बोलते हैं ऐसा। और यहाँ पर बोला गया है कि जो अंग्रेजों के जो हथियार है वो इतने बढ़ गए कि कार्तिक के जो वो गणेश जी के जो भाई थे ना, शिव जी के बड़े पुत्र, उनके भी छक्के छूट जाएंगे। इतने अच्छे फौजियों का यहाँ पर सम्मान है। देव सेनापति मास्य देखने में खास बंगाली बाम्बू से सजते हैं और उनका वाहन भी सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहाँ मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर जी भी अचपचा जाएंगे। यहाँ पर जो कलकत्ता में वो मिंट टकसाल है, टकसाल जहाँ पर सिक्के छापे जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं ना, जिन सिक्कों को डाला जाता है उनको बोलते हैं कि वहाँ पर देखकर आपके कुबेर है ना, वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना अच्छा इन्होंने बना रखा है। ये व्यंग्य किया गया है अंग्रेजों पर। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित
और सविनय आहूत करती हूँ। यानी कि लेखिका बोल रही है कि इन सब दृश्यों को देखने के लिए मैं यहाँ पर आपको भारत में आने के लिए बोल रही हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे, जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंक, शशांक, शशधर, सासालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तन्य होकर पर भी जिसे कालिमा को आज तक धो नहीं सके, वह आज जन्म कलंक यहाँ विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएंगे और मुंबई की स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजर महाशय फलीभूत हुए हैं, तो क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर व्यंग्य किया गया कि आपका जो चंद्रमा पर जो काला काला दाग है ना, वो भी अगर आप भारत में आओगे ना तो आपके हट जाएगा। क्योंकि इन्होंने महारानी विक्टोरिया के भी प्रोफेसर गजर महाशय ने उन्होंने दाग हटा दिया, तो फिर वो प्रतिमूर्ति बनाकर दाग हटा दिया, तो फिर आपका तो वो हटा ही सकेंगे। आप शायद ये बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है और तभी लोगों पर ग्रहण लगता है, पर आप तो अब तक वही पुराण विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः देव मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दे। यानी कि यहाँ पर लेखिका बोलती है कि आपको तो ऐसा लग रहा है कि राहु के कारण आप पर ग्रहण लगता है, पर ऐसा ग्रहण हमारे पृथ्वी की छाया आप चंद्रमा पर गिरने से लगता है। और ये बात हमें यहाँ के पंडितों ने, यहाँ पर जो प्रोफेसर है उन्होंने हमें बताई। आपको तो ये भी पता ही नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर आना चाहिए और आपको सब पता चल जाएगा। अब भारत में न तो आपके और न ही आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य माँ से के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और अब ने वे सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति की है। अब तो आप लोगों को अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी प्रेम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु और इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपके स्थूल रूप से किया है, वे सब इन विद्या विशारद गौरांग प्रभु की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति जैसे उनके रक्षक नचाते वैसे ही वे नाचते हैं। कि यहाँ पर लेखिका बोलती है कि पहले तो है वो बोला जाता था कि हम सूर्यवंशी है, हम चंद्रवंशी है, आपके वंशज यहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी भारत में वैसा नहीं है। अभी भारत में सिर्फ अंग्रेजों का शासन है और वही यहाँ पर शासन करते हैं। और जो आपके 2-4 जो वंश बच भी गए हैं, जो अपने आप को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बताते हैं, वो भी आजकल अंग्रेज जैसे जैसे उनको कहते हैं वो वैसा वैसा करते हैं, जैसे कि वो काठ की पुतली बन गए हैं। वे इतनी ही जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुख है या सुख है। यानी कि जो आपके जो वंशज है 2-4 बचे हुए हैं, वो भी अब उनको कुछ भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी प्रजा सुखी है या दुखी है। वो सिर्फ अंग्रेजों की बात मानते हैं और वो जैसा कहते हैं वो वही करते हैं। ठीक है, ये कहानी कंप्लीट हो गई और इसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे कहानी के कई सारे लाइनें भी उठा के दे दी जाती है कि ये कहानी कैसे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई मीरा हिंदी अकेडमी चैनल। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।